Hello everyone, welcome back at ACH Online Learning Platform. Myself BL Meheria, Chemistry Faculty, Team ACH. क्लास 12th में लेक्चर नंबर 36 में आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है वो आज आप मंडे को देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ये बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि जब आप इसके नोट्स देखेंगे आज, तो 3 साल पहले ये चैप्टर मैंने 2018 में आज ही के दिन शुरू किया था। आज ही के दिन का मतलब है 9th of August 2018 में मैंने 3 साल पहले ये चैप्टर शुरू किया था और आज डेट होगी 9th of August 2021। तो एक तरह से कोइंसिडेंस ही है कि आप नोट्स पे डेट देखोगे ना, आज के जो पीडीएफ के नोट्स हैं, तो जिस बच्चे के नोट्स हैं, ये मनीषा दादरवाल के 3 साल पहले इंग्लिश मीडियम में 12th में बच्ची थी, तो डेट है 9 अगस्त 2018 और सरफेस केमिस्ट्री फिर से शुरू हो रहा है 9 अगस्त 2021 को। एक और खास बात है कि 9 अगस्त को मेरा जन्मदिन भी है भाई, तो आज मेरा बर्थडे भी है। 5वां चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक वो ब्रांच है जिसमें हम किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सरफेस पर होने वाले फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सरफेस पर कौन कौन से फेनोमेनन हो सकते हैं वो समझना। ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड के सरफेस पर दूसरे पार्टिकल आकर कई बार क्या हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इससे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग बना है, क्या केमिकल मैकेनिज्म है, कौन से सब्सटेंस आके जुड़े हैं, इस तरह के फेनोमेनन की जो स्टडी की जाती है। यानी किसी भी सब्सटेंस के, यहां सॉलिड ले लीजिए, इसकी जगह लिक्विड भी हो सकता है, इनकी सरफेस पर होने वाली ये जो प्रक्रिया है, इनकी सरफेस पर होने वाली ये एटम्स का एक्यूमुलेशन है, इस तरह के फेनोमेनन्स को डील करते हैं। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डील करते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहला ही यह टॉपिक है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with phenomenon and mechanism of surface activities on molecular species। कोई भी मोलिकुलर स्पीसीज के सरफेस पर होने वाले कौन से फेनोमेनन हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म है। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमारा जो 5वां चैप्टर है, इसमें हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ेंगे। 1 2 3 और 4, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट ईयर क्या किया था, इन 4 में से 2 टॉपिक को, 3rd और 4th को एलिमिनेट कर दिया था। अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, पर पूरी उम्मीद है कि 5वें चैप्टर में पिछले साल की तरह ही 3rd और 4th टॉपिक हटा दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इनको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बेसिक डिफरेंस केवल स्पेलिंग में तो इतना ही है कि एडजॉर्प्शन में एडी आ रहा है और एब्जॉर्प्शन में एबी आ रहा है।
ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। ये टोटल 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा कोलोइड। ये सबसे लेंथी चैप्टर है, वो टॉपिक है इस चैप्टर का। कोलोइड जो होता है इसको कंप्लीट होने में 1 वीक पूरा लग जाएगा, 5 से 6 लेक्चर इसमें लग जाएंगे, हो सकता है 6 से 7-8 लेक्चर भी लग जाए इसमें। कोलोइड के बाद चलेंगे हम एंजाइम पढ़ने। ये जो एंजाइम्स है ये चैप्टर नंबर 14 में रिपीट होगा, बायोमोलिक्यूल्स में फिर से आएगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें फिर से पढ़नी है। और लास्ट है इमल्सन। अब इसमें से ये जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक है ये पिछली बार हटे गए थे, और ये 2 टॉपिक थे फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ को इलिमिनेट कर दिया गया। उम्मीद तो है कि इस बार भी इलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन अपन कंप्लीट ही पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जब भी सिलेबस डिलीट होगा अपना, जब भी कम सिलेबस को किया जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फिर अपन नोट से इनको क्रॉस कर लेंगे। ओके, तो ये 4 फेनोमेनन जो है वो इस चैप्टर में हम सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है। देखना क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। एडजॉर्प्शन क्या होता है सर? एडजॉर्प्शन एक सरफेस पर होने वाला फेनोमेनन है। एडजॉर्प्शन क्या है, डेफिनेशन पर जाए तो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स on the surface of a solid or liquid, किसी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर पार्टिकल्स का जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री की इस टॉपिक में एडजॉर्प्शन कहलाता है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बल्क रादर देन सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब इसके डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस क्या है वो समझते हैं सर। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, सरफेस पर जमा हो जाना। कैसे समझना है? ये मान लीजिए कोई सॉलिड है सर, ये कोई सॉलिड है, किसी सॉलिड के सरफेस पर दूसरे तरह के किस्म के पार्टिकल, ये अलग किस्म के पार्टिकल हैं, और ये सरफेस पर आके जमा हो जाते हैं, इसके बल्क में नहीं जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन ये नहीं होता है, हिंदी में एक्यूमुलेशन को बोलते हैं संचित होना। संचित होना, संचित होना का मतलब है आकर जमा हो जाना, चिपक जाना, सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं पार्टिकल। Accumulation of particles on the surface of a solid or liquid, ये कोई सॉलिड है, इसकी जगह कोई लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर कोई पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जा रहे, क्रॉस लगा रहा हूं मैं, अंदर नहीं जा रहे पार्टिकल्स, इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। स्पेलिंग में आ रहा है एडी, एडजॉर्प्शन। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बल्क, बल्क का मतलब होता है अंदर, गहराई, आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट में चला जाता है। इंटरनल पार्ट का ये मतलब है कि कोई सॉलिड या लिक्विड है सर, ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है,
तो जो पार्टिकल्स हैं वो अब इस बार सरफेस पर नहीं, सीधे कहां जा रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। पार्टिकल सीधे सॉलिड के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस तरह से पार्टिकल यदि किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर एक्यूमुलेट नहीं होके रादर देन दी सरफेस, वो सीधे बल्क में जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। होता क्या है, कभी कभी ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ भी होता है। तो जब कभी भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सच प्रोसेस इज नोन एज, इसका एडी रिमूव कर देते हैं और इसका एबी रिमूव कर देते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सोर्प्शन। तो नोट्स में आपको मिल जाएगा डेफिनेशन सोर्प्शन का। व्हाट इज सोर्प्शन? तो सोर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइमल्टेनियसली एक साथ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोर्प्शन कहा जाता है। समझना कैसे? दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों एग्जांपल सेम कॉन्सेप्ट्स को समझना। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं, एक इंक ले रहे हैं, ब्लू इंक का मैंने बीकर ले लिया और दूसरा ब्लू इंक का बीकर ले लिया। इनमें मैंने ब्लू इंक बदली है, नीली स्याही की ये दो बीकर ले लिए मैंने, इसमें भी मैंने ब्लू इंक ले ली, नीली स्याही ले ली। अब नीली स्याही से भरे हुए इन दोनों बीकर में एक बार तो मैं चौक का टुकड़ा डाल दूं, ये चौक का टुकड़ा डाल दूंगा और दूसरी तरफ जो फोम होता है ना, डस्टर होता है, वो डस्टर डाल रहा हूं, फोम डाल रहा हूं सर, फोम। If both the chalk particle and the foam particle are immersed in the beaker of blue ink for same time interval, दोनों को 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए इस इंक के बीकर में डुबो के बाहर निकाल लिया जाए। ये फोम जो है ना, फोम, ये वही फोम है जिससे हम ये ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये व्हाइट बोर्ड वगैरह साफ करते हैं। तो क्या होगा, जो ब्लू इंक के पार्टिकल है सर, ब्लू इंक के पार्टिकल जो है इस फोम के तो अंदर तक चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे जैसे इसको डुबोएंगे। तो यहां तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा सर? यहां तो हो जाएगा ABSORPTI, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सर। जबकि इंक के पार्टिकल चौक की केवल सरफेस पर अटैक करेंगे सर, केवल और केवल सरफेस पर चिपकेंगे, अंदर एंटर नहीं करेंगे। यानी यहां प्रोसेस कौन सा होगा? एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा, ADSORPTI वाला। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यानी 2-3 सेकंड के लिए चौक को और 2 से 3 सेकंड के लिए फोम को डुबा के तुरंत बाहर निकाल लिया। तो क्या होगा? तो सर चौक को तोड़ के देखेंगे तो इंक के पार्टिकल बल्क में नहीं गए हैं ना, वाटर के पार्टिकल जा सकते हैं, सॉल्वेंट के जा सकते हैं, इंक के पार्टिकल अंदर नहीं गए हैं। तो इंक के पार्टिकल केवल सरफेस पर आए तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में यही डिफरेंस है कि एडी एडजॉर्प्शन में तो सरफेस पर पार्टिकल रहते हैं और एबी एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल कहां चले जाते हैं? बल्क के अंदर चले जाते हैं। अब इसी चौक के टुकड़े को मैं यदि 10 मिनट के लिए उस सॉल्यूशन में रख दूं, फिर तोड़ के देखा जाए तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं या जो चौक है उसकी सरफेस पर भी ब्लू इंक चली जाएगी और धीरे धीरे पूरी चौक को ब्रेक करके देखेंगे तो वो ब्लू इंक के पार्टिकल अंदर भी जाने लग जाएंगे। इस तरह का प्रोसेस एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही चौक में हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सोर्प्शन बोलेंगे सर। तो चौक को यदि 5 से 10 मिनट के लिए हम इस बीकर में डालें अपना, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा भाई? सोर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्लू इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो चौक की सरफेस पर भी और बल्क में भी दोनों जगह जाना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों में क्या था? बेसिक डिफरेंस था। अब हमें एब्जॉर्प्शन का तो पीछा यही छोड़ देना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना।
डिटेल में किसको पढ़ना है? एडजॉर्प्शन को, क्योंकि एडजॉर्प्शन कहाँ होने वाला प्रोसेस है? सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है, और हम पढ़ रहे हैं क्या? केवल क्या? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन ये होता क्या है बेसिकली, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई सरफेस पर आकर पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्यों एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम इसकी मैकेनिज्म पर पढ़ेंगे। तो हमने अभी अभी आपको सिखाया कि एक सॉलिड सरफेस है, ये मान लीजिए सॉलिड है, इसकी सरफेस पर कोई दूसरे पार्टिकल्स जो हैं वो आकर क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सरफेस पर हो रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। सरफेस पर इन पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो दो चीजें समझ लीजिए, दोज पार्टिकल्स विच एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, यानी जो पार्टिकल सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं उनको तो कहा जाता है एडजॉर्बेट बोला जाता है, और जिसकी सरफेस पर पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं उसको बोला जाता है एडजॉर्बेंट बोला जाता है। तो पहले तो ये दो डेफिनेशन समझ लेना, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है। एडजॉर्बेंट इज द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच accumulation of particles occurs, while adsorbate are those particles which accumulate on the surface of other adsorbent particles. अब मैकेनिज्म देखेंगे कि एडजॉर्प्शन के लिए जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, इन फोर्सेस को हम कहते हैं, यहां जो फोर्स लगता है किस किसके बीच? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम होता है रेजिडुअल फोर्स नाम होता है। What is residual force? The residual force is the force of attraction between adsorbate and adsorbent. Adsorbate और adsorbent के बीच में जो force of attraction present होता है, which is responsible for the adsorption, is known as residual force. Residual force में अभी अभी हमने देखा कि चौक के टुकड़े को हम बीकर के अंदर लेकर गए, तो किसी चौक के टुकड़े की सरफेस पर ही पार्टिकल्स क्यों एक्यूमुलेट हुए, उसके बल्क में पार्टिकल क्यों नहीं गए, उसको समझते हैं। ये ब्लू इंक का सॉल्यूशन था, ये ब्लू इंक का कोई सॉल्यूशन था। इसमें कोई मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस है, अब इस चौक के अंदर अंदर तो क्या होगा, बल्क का जो कोई पार्टिकल है उस पर तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये चौक का टुकड़ा था, ये कोई पीस है सर, इसके अंदर कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर हर पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, इसके जो अदर पार्टिकल्स हैं ये हर पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे, तो वो सब एक दूसरे के फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां तो F नेट कितना लगेगा, नेट फोर्स यहां तो कितना लगेगा? 0। यानी बल्क के अंदर तो कोई पार्टिकल होता है उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, लेकिन कोई पार्टिकल सरफेस पर है तो इस सरफेस पर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल केवल नीचे नीचे पार्टिकल है, इसलिए इसका जो फोर्स है F वो कैसा होगा? वो डाउनवर्ड होगा। यानी यहां जो फोर्स लगता है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यानी जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पर, केवल ये पार्टिकल्स ही एक्यूमुलेट होते हैं, बल्क वाले पार्टिकल एक्यूमुलेट नहीं होते, क्योंकि बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उस पर तो नेट फोर्स कितना लगता है? 0। जबकि सरफेस पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता नहीं, ये सरफेस पर पार्टिकल है, इन पर एक नेट फोर्स लगता है जिसको रेजिडुअल फोर्स कहते हैं, और ये रेजिडुअल फोर्स जो होता है ये कहां की ओर होता है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, इसके बाद समझते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं।
देखिए क्या होता है, ये कोई भी सॉलिड है, इस सॉलिड की सरफेस पर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट होते ही नए बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड्स को, इस फोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, रेजिडुअल फोर्स। बॉन्ड को हमें तोड़ना होता है ना, ब्रेक करना होता है, तो एनर्जी बाहर से देने की जरूरत होती है। तो बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज होती है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली खास बात हो गई कि यहाँ बॉन्ड फॉर्म होते हैं सर, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है, इसका डेल्टा एच जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है सर। तो पहली बात तो ये कि इसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरी खास बात है कि एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जिसको बोलते हैं डेल्टा एस। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, एंट्रोपी का मतलब है यदि पार्टिकल पहले से कम स्पेस कवर करते हैं तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, मतलब नेगेटिव होगी। और पार्टिकल पहले से ज्यादा स्पेस कवर करते हैं तो उसकी एंट्रोपी प्लस मानी जाती है, यानी पॉजिटिव मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पार्टिकल बहुत कम रीजन में आके सिमट रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन में जो एंट्रोपी मानी जाती है ना, डेल्टा एस, वो कैसी मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है, माइनस में मानी जाती है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू एक इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके तीन केसेस हो सकते हैं, वो तीनों केसेस में आपको समझा देता हूं। पहला केस है सर कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो किससे, टी डेल्टा एच से। दूसरा क्या हो सर, दूसरा ये हो कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो इक्वल हो टी डेल्टा एच के। और तीसरी बात ये हो कि डेल्टा एच की वैल्यू कम हो किससे, टी डेल्टा एच। अब डेल्टा एच खुद नेगेटिव है और एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो ये वाला टर्म तो कैसा बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा इतना टर्म तो सर, और इतना टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सर। अब मैंने कहा डेल्टा एच ज्यादा है टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होता था, टी डेल्टा एच कैसा होता था, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टर्म डेल्टा एच ज्यादा है सर टी डेल्टा एच से, तो ओवरऑल यहाँ डेल्टा जी निकल कर आएगा, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और मैंने बताया था कि डेल्टा जी नेगेटिव होते ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है सर। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप रिएक्शन होता है। अपने आप रिएक्शन का मतलब है यहाँ एड्सॉर्प्शन अपने आप होगा सर। यहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ सर प्रोसेस होगी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तीसरे केस पर चलते हैं सर। डेल्टा एच जो कि नेगेटिव होता था वो तो छोटा है, टी डेल्टा एच जो पॉजिटिव होता था वो बड़ा है। तो यहाँ से डेल्टा जी जो निकल कर आएगा वो कैसा आएगा सर, पॉजिटिव। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा सर। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पार्टिकल पहले से एक्यूमुलेट हो चुके हैं अब वो हटने शुरू हो जाएंगे सर, वो सरफेस से अब हटने शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो चुके थे अब वो हटना शुरू हो गए, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डीएनई होता है रिमूवल, तो पार्टिकल्स का रिमूवल शुरू हो जाएगा। डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों बराबर है, माइनस का और प्लस का दोनों जो वैल्यूज है वो बराबर है। तो जितना माइनस का था उतना ही प्लस का था, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ कैसी आ जाएगी, जीरो। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो समझना। कोई भी सॉलिड जो था सॉलिड, उस पे इक्विलिब्रियम कैसे होगा। मान लीजिए तीन पार्टिकल आकर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसी समय क्या होगा, जो तीन पार्टिकल पहले से एक्यूमुलेट हो चुके हैं अब वो डिसॉर्प्शन होता रहेगा। तो जिस रेट से यहाँ एड्सॉर्प्शन चलेगा उसी रेट से यहाँ क्या चलता रहेगा, डिसॉर्प्शन चलता रहेगा, और एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा।
इतना पढ़िए। इसके बाद हम एड्जॉर्प्शन के टाइप्स क्या होते हैं, एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और एड्जॉर्प्शन के एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेज है। ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं। ये तीनों अलग अलग टॉपिक अपन 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर में भी पूरा हो जाए, पर ये 3 लेक्चर में ही पूरे होंगे। तो इतना पढ़िए, जनरल टॉपिक है, नोट्स मैंने भेज दिए हैं, ये पढ़िए। बात करते हैं